दोस्तों, एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बार यह प्रोटेस्ट 2020 के प्रोटेस्ट से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा आक्रामक है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी भी है, क्योंकि इसी साल जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। 2024 के आम चुनाव का वक्त अब बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है। Biggest electoral battle of the decade. इन सभी को ध्यान में रखकर जहां वर्तमान सरकार किसी भी अनहोनी को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष इसे वर्तमान सरकार के इमेज डिस्ट्रॉय करने के एक मौके के रूप में देख रही है। Indian opposition leader Rahul Gandhi has reportedly halted his pan-India march to join the farmers' protest. कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। वहीं पर एक तरफ कुछ लोग इन किसानों के पक्ष में खड़े होकर इन्हें वॉइस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हें एंटी नेशनलिस्ट भी कह रहे हैं। और पिछली बार की ही तरह जहां पर मेन मीडिया हाउसेस सिर्फ इसे राजनीतिक एंगल से ही कवर कर रहे हैं, तो बहुत ही कम है जो फार्मर्स के डिमांड को इकोनॉमिक एक्सपेक्ट से दिखा रहे हैं। और यह इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ही सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पर आज के समय में बात होनी चाहिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन किसानों की मुख्य मांगे आखिर हैं क्या, एमएसपी आखिर लाया क्यों गया था और इस प्रणाली को बदलने की मांग आखिर किसान कर ही क्यों रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कि इन डिमांड्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों, अब आप में से जितने भी लोगों ने पिछला फार्मर प्रोटेस्ट को फॉलो किया था, उन्हें तो ये बात साफ साफ दिख रही होगी कि इस बार भी फार्मर्स के बहुत सारे डिमांड्स पुराने वाले ही हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को वापस लाओ, WTO से बाहर निकलो, फार्मर्स के लिए पेंशन, 2021 से लखीमपुर खीरी में जो फार्मर्स मारे गए थे उनके लिए कंपनसेशन चाहिए, और पिछले आंदोलन में जो फार्मर्स के खिलाफ केस दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिया जाए। और ये सब सरकार के द्वारा प्रॉमिस भी किया गया था। अब जो ये डिमांड्स हैं ये उतने मजबूत डिमांड्स नहीं हैं और इन्हें लेकर निगोशिएशन हो सकता है, परंतु जो मुख्य मांग है वह दो ही है और या भी कोई नई डिमांड्स नहीं है। यदि देखें तो ये वही मांग है जो सरकार ने किसानों से कहा था कि वे इसे सीरियसली कंसीडर करेंगे जब सरकार ने तीनों फार्म लॉ को हटाया था। अब इन किसानों का पहला मेन डिमांड है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको यदि एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ऐसा प्राइस जिसके नीचे किसानों को अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी, चाहे मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई जो भी हो। यानी कि यदि कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं भी मिला तो सरकार इस दाम पर फसल को खरीद लेगी। अब इसे एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने चावल की एमएसपी 30 रुपये प्रति किलो या फिर 3000 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया, और अब मानते हैं कि फार्मर की फसल को उगाने की कॉस्ट 2000 रुपये प्रति कुंटल। अब यदि इस साल चावल की डिमांड बहुत ही कम है और सप्लाई बहुत ही ज़्यादा, तो इससे होगा या कि चावल की मार्केट प्राइस गिरकर 2000 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगी। अब एक किसान चावल को बिना प्रॉफिट के तो 2000 रुपये प्रति कुंटल में बेचेगा नहीं, क्योंकि उसकी लागत ही 2000 रुपये की है। तो अब वह करेगा क्या, वह अब अपने चावल को गवर्नमेंट को बेचेगा, क्योंकि 3000 रुपये प्रति कुंटल की एमएसपी गवर्नमेंट ने तय किया था। तो इस तरह से एमएसपी फार्मर को सेफ्टी प्रोवाइड करती है और यह भी इंश्योर करता है कि कोई भी फार्मर भारी लॉस ना सहे जब मार्केट उनके फेवर में ना हो। और जब मार्केट का प्राइस एमएसपी से ज़्यादा हो तो किसान सीधा जाकर होलसेलर को अपना अनाज बेच दे। अब इससे किसान सेफ फील करता है और वह इसलिए भी निश्चिंत रहता है कि भाई कम से कम अपना कॉस्ट प्राइस तो निकल आएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ बन जाती है सेवियर। अब भारत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइस और गेहूं को एमएसपी के जरिए प्रोक्योर करता है और इसे पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीबों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। तो यहाँ पर फिर मेन क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि ये किसान फिर एमएसपी को लेकर मांग क्यों रख रहे हैं और वर्तमान के एमएसपी सिस्टम में आखिर कमी क्या है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार एमएसपी पर फसल को प्रोक्योर ही करे। इनफैक्ट जो 23 फसलें जिनके लिए एमएसपी अनाउंस की जाती है उनमें मुख्य रूप से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चावल और गेहूं का ही प्रोक्योरमेंट करता है और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करता है।
और बाकी के 21 फसलों की प्रोक्योरमेंट ये बड़े बिचौलिए ही करते हैं। अब इससे होता यह है कि बहुत ही कम किसानों को एमएसपी का कुछ भी फायदा मिल पाता है और यदि हम आंकड़ों में देखें तो महज 7% ही किसानों को एमएसपी के फायदे मिल पाते हैं, क्योंकि सभी अनाजों का प्रोक्योरमेंट सरकार नहीं करती। अब जो ये 7% किसान हैं, इनमें गेहूं और चावल उत्पन्न करने वाले 95% किसान पंजाब में और 70% किसान हरियाणा में एमएसपी का फायदा पाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल उत्पन्न करने वाले सिर्फ 3.6% किसान ही एमएसपी का फायदा पाते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा क्यों इन प्रोटेस्ट में हरियाणा और पंजाब के किसान ज़्यादा हैं, क्योंकि पेडी क्रॉप्स की 7% के एमएसपी का लाभ लेने वाले किसानों में 80% से भी ज़्यादा सिर्फ 2 राज्य पंजाब और हरियाणा के किसान आते हैं। तो अब इन किसानों की डिमांड ये है कि इन सभी 23 फसलों के एमएसपी को अनाउंस किया जाए और साथ ही साथ ये इनका लीगल राइट भी हो, यानी बाकी के फसल भी सरकार प्रोक्योर करने की गारंटी दे। Delhi Chalo March, what are the demands to guarantee MSP for the crops? MSP, that's the benchmark price that's set by the government for 20 crops twice a year to boost farmers' income. They want at least 50% profit over the production cost, monthly pensions for farmers over 60 years and land in the capital to honor martyrs of previous protests. अब इन सभी के साथ फार्मर्स एमएसपी को कैलकुलेट करने की एक स्पेशल मेथड को भी लागू करवाना चाहते हैं, जो कि स्वामीनाथन कमेटी ने 2004 में दी। देखिए, वर्तमान में द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस यानी कि CACP एमएसपी को कैलकुलेट करती है और इसके लिए यह संस्था 2 प्रमुख फैक्टरों पर नजर रखती है, जिसमें पहले फैक्टर में सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मजदूरी, फ्यूल का खर्च और सिंचाई का खर्च शामिल होता है और दूसरे फैक्टर में किसान परिवार के द्वारा किया गया काम जिसके लिए कोई भी भुगतान नहीं हुआ है उसे जोड़ा जाता है और फिर एमएसपी कैलकुलेट की जाती है। अब इसके लिए फॉर्मूला है A2 + FL + 50% ऑफ A2 + FL, पर हम टेक्निकलिटी की तरफ नहीं जाते। अब फार्मर्स का कहना है कि इस एमएसपी के कैलकुलेशन में स्वामीनाथन कमेटी के अनुशंसा को माना जाए, जिसमें उन्होंने एमएसपी के कैलकुलेशन में जिस जमीन पर खेती हो रही है उसे रेंटल कॉस्ट, लीजिंग कॉस्ट को जोड़कर एमएसपी देने की बात कही थी। अब दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक किसान है जो अपनी जमीन पर खेती करता है और उसके पास खुद के खेती के सामान है जो कि 2 लाख रुपए के, और जिस जमीन पर वह खेती कर रहा है यदि उसका रेंट वो देता है तो उसे 20,000 रुपये महीने की इनकम होती यदि वो उसे रेंट पर देता। या फिर कोई किसान है जिसने जमीन को पट्टे पर ले रखा है यानी कि लीज पर ले रखा है, तो उस कॉस्ट को भी एमएसपी डिसाइड करते वक्त जोड़ा जाए। और स्वामीनाथन ने इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा था, यानी कि पुराने फॉर्मूला में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जोड़कर एमएसपी दी जाए। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना बेनिफिट देगा फार्मर्स को। तो अब देखिए इस चार्ट जो यह शो करता है कि अभी के फॉर्मूला में क्या एमएसपी है और नए फॉर्मूला से क्या एमएसपी होगी। और इस फॉर्मूले से यदि हम देखें तो एमएसपी का डिफरेंस 9 से 40% तक है। अब यदि इसे मैं सरल करके बताऊं तो फार्मर्स इससे सच में ज़्यादा इनकम कर पाएंगे और यही रीज़न है कि किसान इस फॉर्मूले की मांग कर रहे हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब इससे किसानों की आय बढ़ेगी और जब सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जब इतने सारे पॉलिसीज लॉन्च कर सकती है तो वह इसे मान क्यों नहीं लेती। आखिर सरकार ने वादा भी तो किया है कि किसानों की इनकम दुगनी करना है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कंसर्न है कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि सरकार हमारे देश में यदि पैदा हो रहे सभी क्रॉप्स को प्रोक्योर करेगी इस एमएसपी पर तो इसमें 40 लाख करोड़ का एडिशनल बजटरी बर्डन पड़ेगा। जानते हैं कितना अमाउंट होता है? हमारे पूरे बजट के खर्च का 80% और हमारे डिफेंस बजट का 6 टाइम्स। अब चलिए मान लेते हैं कि सरकार सिर्फ इन 23 फसलों को ही एमएसपी के नए फॉर्मूले से प्रोक्योर करती है, सभी फसलों को नहीं, तो भी इससे 10 लाख करोड़ का एडिशनल खर्च होगा, जो कि पूरे डिफेंस बजट और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का 1.4 टाइम्स होगा। यानी कि जिस पैसे का इस्तेमाल हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एयरपोर्ट और नई ट्रेनों के निर्माण में कर सकते थे वह सिर्फ इन फसलों को प्रोक्योर करने में ही जाएगा। अब इनमें एक समस्या और भी है। यदि किसानों को सरकार की तरफ से एक फिक्स एमएसपी दे दी जाएगी एज अ लीगल राइट, तो किसान अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में इसका उत्पादन करना शुरू कर देंगे। ये भी बिना ध्यान में रखे कि मार्केट में उस फसल की डिमांड क्या है। अब मान लीजिए आज यदि कोई किसान 500 टन राइस की डिमांड के लिए 500 टन राइस को पैदा करता है
लेकिन अब यदि उसे एक फिक्स्ड कॉस्ट दे दी जाएगी तो बिना डिमांड को देखे वह अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए अपनी उत्पादन को बढ़ा देगा। अब इससे फार्मर्स को शॉर्ट टर्म में तो आमदनी हो जाएगी, लेकिन देश भर में जो एडिशनल सरप्लस की सप्लाई होगी वह डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच पैदा करेगी। और अब अगले साल जब सरकार को फिर से जब अनाज को प्रोक्योर करना होगा तो एमएसपी को घटाना होगा, जिससे डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस बन पाए। तो इससे शॉर्ट टर्म में तो फार्मर्स भले ही अपना पैसा बनाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एमएसपी स्वयं ही आज के रेट से अब और भी नीचे चली जाएगी, और जिससे किसानों को ही और ज़्यादा समस्या होगी। अब आप लोगों में से कुछ लोग यह उत्तर दोगे कि सरकार इस प्रोक्योरमेंट को बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को बेचकर प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। अब यदि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3,000 रुपये प्रति कुंटल में यदि गेहूं की खरीद कर रही है और बहुत ही ज़्यादा अधिक सप्लाई होने के कारण मार्केट में गेहूं का रेट ही 2,000 रुपये प्रति कुंटल है, तो गवर्नमेंट प्रॉफिट कैसे बनाएगी? देखिए, चाहे सरकार पूरे अनाज को ही क्यों ना खरीद ले, वह कभी भी मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को ट्विक कर ही नहीं सकती। अब मान लेते हैं कि सरकार ने पूरे देश का एक एक दाना गेहूँ खरीद लिया और गेहूं के दाम को 5,000 रुपये प्रति कुंटल पे फिक्स कर दिया। अब इसे जानते हैं क्या होगा? देखिए, इससे होगा या कि किसान तो खुश हो जाएगा, लेकिन फिर से हम और आप प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इससे सरकार की वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और देखिए, इस स्वामीनाथन फॉर्मूले में भी एक कमी है। इसमें सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट यानी कि ज़मीन की रेंटल कॉस्ट या फिर लीजिंग कॉस्ट आखिर है कितनी और वह कैसे निर्धारित हो। क्योंकि मान लीजिए कोई किसान दिल्ली और मुंबई में बैठा हुआ है जहां पर रेंटल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, और कोई किसान एक गांव में बैठा है जिसके ज़मीन का रेंट बहुत ही कम है, लेकिन दोनों एक जैसे क्वांटिटी का अनाज पैदा कर रहे हैं। जिसे जानते हैं क्या होगा? गांव के किसान को कम एमएसपी मिलेगी, वहीं अर्बन एरिया के किसान को ज़्यादा। और अब कल के दिन होगा ये कि गांव का किसान प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगा कि एमएसपी बराबर दी जाए। और एक्सपर्ट्स ने अपनी चिंता भी जाहिर की है कि ये एमएसपी इंडिया के एक्सपोर्ट को कम कर सकते हैं और देश के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ा सकते हैं। अब इन एक्सपर्ट की राय को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अब यदि मान लीजिए एमएसपी से गेहूं का प्रोक्योरमेंट 3,000 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति कुंटल कर दिया जाता है, तो उस सीजन में जब डिमांड बहुत ही कम होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय एक्सपोर्टर चाह कर भी अपनी प्राइस को 5,000 रुपये प्रति कुंटल से कम नहीं कर पाएंगे, जबकि इसके विपरीत दूसरे देशों के एक्सपोर्टर उसे कम दामों पर बेच पाएंगे। अब क्योंकि भारत गेहूं के सबसे बड़े एक्सपोर्टरों में से एक है, तो वह अपने एक्सपोर्ट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। और क्योंकि एग्री एक्सपोर्ट हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 11% है, और यदि हम इस सेगमेंट में कमज़ोर पड़े तो इससे एक विसुवियस साइकिल शुरू हो जाएगी, और इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच गैप बढ़ेगा, जिससे हमें ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जिससे हमारे रुपए का डीवैल्यूएशन होगा, और जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो फिर से हमारे एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा ट्रिकी बना देंगे। तो यदि इसे एक लाइन में कहें तो यदि सरकार प्राइसेस को फिक्स करने के लिए हस्तक्षेप करती है तो इससे मार्केट के इक्विलिब्रियम पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आगे जाकर फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाएगा। अब ये वो आर्गूमेंट है जो वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में दे रहे हैं। अब यहाँ पर फिर एक नया क्वेश्चन उठता है कि यदि यह मांग भारत के इकोनॉमी के लिए इतना ही ज़्यादा खराब है तो इन फार्मर्स का इसके लिए काउंटर आर्गूमेंट क्या है? देखिए, इसमें जो किसान हैं उनका यह कहना है कि न्यू एमएसपी का जो भी लागत कॉस्ट बताया जा रहा है वही गलत है, क्योंकि जितना भी अनाज एक किसान पैदा करता है वह सभी मार्केट में नहीं आता। अब देखिए, जिन 23 फसलों पर आज के समय में सब्सिडी अनाउंस होती है वह 15 लाख करोड़ के आसपास है, परंतु एक्चुअल कॉस्ट इतनी नहीं है, क्योंकि किसान कुछ अनाज अपने खुद के लिए पहले रखता है, फिर जानवरों के लिए, फिर बीज के लिए और फिर वर्कर्स को पे करने के लिए, और इनमें से भी कुछ अनाज खराब हो जाता है। तो इन सब के बाद रफली 1/3 अनाज मार्केट में पहुंच ही नहीं पाता, यानी कि इसकी रियल कॉस्ट 10 लाख करोड़ रुपए ही है। और अब सरकार और इसकी एजेंसियां 45% ही प्रोक्योर करती हैं और प्राइवेट प्लेयर 55%। और यह प्रोक्योरमेंट जो प्राइवेट प्लेयर करते हैं वह एमएसपी के रेट से 25% कम दामों पर करते हैं। तो यदि नए फॉर्मूले से एमएसपी तय हो तो प्राइवेट प्लेयर जो प्रोक्योरमेंट 5 लाख करोड़ की कर रहे हैं डिस्काउंटेड रेट पर, उन्हें एमएसपी के बाद 6.5 लाख करोड़ रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी प्राइस बढ़ने से प्राइवेट प्लेयर्स भी फोर्स होंगे एक्स्ट्रा पे करने के लिए।
किसानों का यह भी तर्क है कि जब 2019 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेटिव टैक्स यानी कि कंपनियों के टैक्स में कमी आकर 1.5 लाख करोड़ के रेवेन्यू को बेयरअप किया था, तो वैसा ही वह फार्मर्स ने क्यों नहीं कर रहे। और दोस्तों, जहां तक बात रही प्राइस प्रोक्योरमेंट की, तो जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार 3,000 रुपये प्रति कुंटल में यदि अनाज को प्रोक्योर करती है तो लोग प्राइवेट पंगेर को अपना अनाज सस्ते में नहीं देंगे, जिससे होगा या कि प्राइवेट पंगेर को जब अनाज नहीं मिलेगा तो उन्हें भी अपने रेट्स एमएसपी के आसपास लाने पड़ेंगे, जिससे सरकार पर कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा और एमएसपी सिर्फ प्राइस को सेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही होगा। अब देखिए, आप इन तर्कों के हिसाब से आप चाहें जिस भी खेमे में शामिल हो जाए, परंतु यह इतना जटिल मुद्दा है कि हमेशा इसका महज राजनीतिकरण ही होता रहा है। अब आप सोचो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2004 में आई थी, इसके बाद कांग्रेस ने भी 10 साल शासन किया और आज भाजपा को भी 10 साल हो गए। किसी ने भी आज तक इसे सुलझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो भी नेता हो उसे सिर्फ आपके वोट से मतलब है। और जब कांग्रेस जाकर किसानों के साथ खड़ी होती है तो हंसी आती है इनके इस दोगलेपन पर। और भाजपा जहां आज इन फार्मर्स के ऊपर नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करके आंसू गैस के गोंगे छोड़ रही है या फिर दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरह लॉक कर दिया है, समझ में ही नहीं आता कि अब भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तो नहीं है। अरे भाई, इतनी मेहनत यदि आपने गंगवान घाटी में करनी होती तो चीन का इंक्रोचमेंट नहीं हुआ होता। और ये आपके देश के ही किसान हैं, आतंकवादी नहीं है। और डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट भी एक राइट है जिस पर सबका अधिकार है। अब आप चाहें किसी भी पक्ष में हो, परंतु किसी भी राजनीतिक पक्ष में हो, मैं कतई सपोर्ट नहीं करूँगा। इन्होंने बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही की है, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा। हाँ, यह मुद्दा इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट रखता है और तर्क आपको पता है दोनों पक्षों के। अब आप खुद तय करें कि आप किधर हैं। और हाँ, चंके बता दूं कि पक्षों का मतलब पॉलिटिकली नहीं, फार्मर्स से है। जय हिंद।